Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने तकरीबन 5 महीने के बाद एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट का मतलब क्या है। प्रशांत किशोर का जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से उनकी जो डायलॉग चल रही थी उस डायलॉग में लगता है कि पूर्ण विराम लग गया है या उसमें ऑब्स्टकल आ गए हैं। तो वो ट्वीट कहीं ना कहीं एक निराशा, एक फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। और साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, उसका जो माउथपीस है उसमें ममता बनर्जी का जो आर्टिकल है या जो एक संपादकीय है उसमें ये कहा गया है कि डेली कॉलिंग, यानी ममता बनर्जी को दिल्ली बुला रहा है, पुकार रहा है, जिसके लिए वो बहुत दिनों से कोशिश कर रही हैं और 2024 के लिए वो लगातार उनको लगता है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी के सामने वो सबसे बड़ी चैलेंजर साबित होंगी। तो इन दोनों मुद्दों को प्योर पॉलिटिक्स में हम इसकी राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से यानी पीके से। पीके का जो पिछला ट्वीट था वो मई के महीने का है और 5 महीने के बाद पीके के बारे में ढेर सारी कहानियां उड़ी और ढेर सारी उनकी मुलाकातें भी हुई कांग्रेस हाईकमान से, जिसमें ये कहा गया कि राहुल और प्रियंका से उनकी मुलाकात हुई है। पीके कांग्रेस में आना चाहते हैं। कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है और जो CWC है वहाँ पर वो एक जनरल सेक्रेटरी के तौर पर या फिर एक स्ट्रैटेजी मेकर के तौर पर कांग्रेस में शामिल होकर जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जो आज की तारीख में एक राजनीति के किनारे परिदृश्य में गोते खा रही है, उस पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं। उस पार्टी को नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, एक सशक्त पार्टी और एक 2024 के लिए मजबूत दावेदार के रूप में वो उसका कायाकल्प करना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि लखीमपुर खीरी के जरिए जो कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी स्पॉन्टेनियस यानी कि तुरंत फुरत में नतीजे चाहती है, वो एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है और कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प इस तरह के रेडीमेड टैक्टिक्स के जरिए नहीं हो सकता। अब इसके मायने क्या हैं? अब इसके 2 मायने हैं। पहला मायने ये है कि कांग्रेस पार्टी और ख़ास करके प्रियंका गांधी ने जिस तरह से एक एग्रेसिव पोस्चरिंग की, एक नैरेटिव को इस लखीमपुर खीरी कांड पे दिखाया उन्होंने। वो दिल्ली से गई, उसके बाद वो सीतापुर गेस्ट हाउस में अरेस्ट हो गई, वहाँ पर वो 2 दिन रही और उसके बाद वो लगातार वहाँ पे उन टेलीविज़न चैनलों से बात करती रही। यहाँ तक के लिए ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने झाड़ू भी लगाया। फिर झाड़ू लगाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये अनुमति मिली कि वो लखीमपुर खीरी जा सकती हैं और वहाँ पर उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की। तो इस पूरी कहानी में जो पूरी जो पॉलिटिक्स थी, एक पॉलिटिक्स बीजेपी की थी कि बीजेपी की तरफ उनके सांसदों और उनके मंत्री के खिलाफ आरोप लग रहा था। दूसरी तरफ जो विपक्ष था, विपक्ष में कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं वो कहीं पीछे रह गए थे उस पूरी दौड़ में। उस दौड़ में उस जो 100 मीटर की रेस थी उसमें प्रियंका गांधी ने बाजी मार ली। लेकिन पीके कहते हैं कि ये जो त्वरित और एक रेडीमेड सॉल्यूशन की तरफ जो कांग्रेस पार्टी सोच रही है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। अब सवाल है कि क्या सचमुच पीके जो कह रहे हैं उनकी बात में वजन है या फिर अंगूर खट्टे हैं उस वाली कहानी पर, चूँकि पीके को एंट्री नहीं मिल रही या कांग्रेस पार्टी का जो ओल्ड गार्ड है वो पीके की एंट्री नहीं चाहता है, इसलिए पीके का जो फ्रस्ट्रेशन या पीके का जो गुस्सा है वो दिख रहा है। अब दोनों जो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो तकरीबन एक ही जैसे हैं या सही हैं। निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी का जो रिवाइवल है और अगर वो बीजेपी के समानांतर अपने को एक मजबूत दावेदार के रूप में इवॉल्व करना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स और नैरेटिव की पॉलिटिक्स उस समय तक कारगर होता है जब तक आपको स्पेस नहीं मिल रहा, आपको मीडिया में स्पेस नहीं मिल रहा। और मीडिया में जब स्पेस नहीं मिलेगा तो पार्टी का जो कैडर है वो हतोत्साहित हो जाएगा और इसलिए ज़रूरी है कि ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स करना, जो कि प्रियंका गांधी ने किया, ठीक है, जस्टिफाइड है कि एक अपोजिशन पार्टी के नाते उनका जाना, वहाँ परिवार से मिलना, सहानुभूति व्यक्त करना और सरकार पे दबावना बिल्कुल सही कदम कहा जा सकता है। और उसमें उन्होंने जिस तरह से एक फाइटर इंस्टिंक्ट के साथ, बहुत लोगों ने इंदिरा गांधी की से उनकी तुलना की, बेलची कांड से उनकी तुलना की, ये सारी बातें अपनी जगह पे सही है।
लेकिन सिर्फ इस ऑप्टिक्स के पॉलिटिक्स, अगर कांग्रेस पार्टी सोचे कि हमने तो अपना काम कर लिया, हमने इस लखीमपुर खीरी पर सरकार को घुटने पर दबा दिया और सरकार को ये प्रेशराइज कर दिया और उसके बाद काम खत्म हो गया, बात यहाँ से बनने वाली नहीं है जो प्रशांत किशोर जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका ग्राउंड पे, जब तक मंडल और बूथ स्तर पे कांग्रेस का जो संगठन है वो रिवाइव नहीं होगा, जहाँ पर बीजेपी पन्ना प्रमुख बूथ कमेटी और इसके ज़रिए राजनीति करती है, कांग्रेस का जहां पर बूथ पे और मंडल पे संगठन ही नहीं है, वहां पे उनका मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष ही नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी अगर नैरेटिव और ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स कर भी ले तब भी वो वोटों को ट्रांसलेट करने की स्थिति में नहीं होगी, जो कि स्थिति पश्चिम बंगाल में सीपीएम पार्टी के साथ में दिखी है कि सीपीएम पार्टी का जो कैडर इतना पुराना था ज्योति बसु के ज़माने में, जिन्होंने तकरीबन 25 साल राज किए पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो काडर इतना कमज़ोर हो गया और वो सारा काडर कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सामने में उनका जो काडर था वो उतने एग्रेसिव ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाया। तो वही हाल कांग्रेस का तकरीबन देश भर में है कि उनका जो काडर है वो सोया पड़ा है या फिर काडर है ही नहीं। तो इसलिए जो प्रशांत किशोर जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स, शॉर्ट टर्म गेन की तरफ सोचना, वो उससे कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक सस्टेनेबल और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत रोज़ ज़मीन पे लड़ना होगा। जहाँ पे सरकार गलती कर रही है उस गलती को आगे लाकर उसका निदान ढूंढना होगा। अब मसलन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का ये काम है कि वो जो वैसे मुद्दे हैं जहाँ पे सरकार गलतियाँ कर रही हैं और जहाँ पे सरकार का विरोध करना है, फाइट करना है जनता के लिए, उस कमेटी का काम ये होगा, वो कमेटी उन मुद्दों की पहचान करके जनता के साथ में सड़क पे आंदोलन करेगी। लेकिन कमेटी गठित हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक दिग्विजय सिंह कमेटी ने एक भी मुद्दे को फाइनलाइज नहीं किया है और कब से ये प्लान शुरू होगा, कब से वो धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू करेंगे, इसकी कोई रूपरेखा नहीं है। तो इसलिए क्विक फिक्स सोल्यूशन से काम नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी कहानी इसमें यह भी है कि जो पीके जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल का प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कांग्रेस में, वो लगता है कि कांग्रेस के जो ओल्ड गार्ड नेता हैं, जो कि जिसमें कि G23 और ऐसे तमाम नेता शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं उसका विरोध करते रहे और शायद कांग्रेस हाईकमान को, जिसमें कि 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनको भी शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पीके सुझा रहे हैं, वो लगता है कि वो कांग्रेस हाईकमान को पसंद नहीं आया है। इसलिए पीके की एंट्री पे कहीं ना कहीं बाधा, ऑब्स्टिकल खड़े हो गए हैं। इसलिए पीके को ये टिप्पणी, ये ट्वीट करना पड़ा है कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से कांग्रेस का कायाकल्प नहीं होगा। अब ये अलग बात है कि आने वाले दिनों में पीके की कहानी या पीके का जो एंट्री है वो कांग्रेस में होता है या नहीं होता है। लेकिन पीके इस समय टीएमसी के रिवाइवल यानी कि टीएमसी किस तरह से बीजेपी का चैलेंजर बन सके, नरेंद्र मोदी को मुकाबला ममता बनर्जी दे सकें, इसके लिए काम कर रहे हैं पीके। और टीएमसी का जो मुखपत्र है जागो बंगला, उसमें पिछले 15 दिनों में ये दूसरा या तीसरा एडिटोरियल है जिसमें ये कहा गया है कि ममता बनर्जी ही एक तरह से नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही हैं, जवाब दे रही हैं और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ये करके दिखाया है, यानी कि बीजेपी को हरा करके दिखा दिया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन नहीं हो सकती, कांग्रेस विकल्प नहीं हो सकती, ये ममता बनर्जी का जो एडिटोरियल है उसमें ये कहा गया है। अब जो जागो बंगला का जो तत्कालीन एडिटोरियल है, जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पे इशू आया है, उस एडिटोरियल में कहा गया है कि दिल्ली इज़ कॉलिंग, यानी कि दिल्ली से बुलावा आ रहा है। और अगर ममता बनर्जी की हाल फिलहाल के एक्शन को देखें, उनकी पॉलिटिक्स को देखें, तो पिछले कुछ महीनों में ममता बनर्जी ने अलग अलग राज्यों में अपने संगठन का विस्तार देने के लिए अपने जो लेफ्टिनेंट हैं उन सबको लगाया है। अभिषेक बनर्जी हो, डेरेक ओब्रायन हो या दूसरे नेता हों। अब देखिए लखीमपुर की खीरी में डोला सेन जो उनकी सांसद हैं, वो कैसे छुपते छुपाते वहाँ पे पहुँच गई। हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है, लेकिन एक उनको लगता था कि ये एक नैरेटिव, एक मैसेज देना जरूरी है, तो वो छुपते छुपाते वहाँ पे पहुँच गई। गोवा में पहले से ही वहाँ पे पार्टी का विस्तार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने कई सारे नेताओं को तोड़ा है, पूर्व मुख्यमंत्री को तोड़ा है। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस एक्टिव है, असम में एक्टिव है।
लेकिन तृणमूल की इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी की चैलेंजर 2024 में हो सकती हैं, उसकी कहानी में, उनकी कहानी में सबसे बड़ा लोचा क्या है? याद कीजिए थोड़ा सा इतिहास को रिवाइंड करते हैं और हम ज्योति बसु पे आ जाते हैं, यानी कि सीपीएम का राज। जो सीपीएम का राज था, जिसमें कि ज्योति बसु उनके एक लेजेंडरी नेता थे और 25 सालों तक, 5 टर्म तक उन्होंने पश्चिम बंगाल में राज किया था। उनकी अगर 1996 के इतिहास को देखें कि तकरीबन लेफ्ट फ्रंट के पास 35-36 सांसद थे और उस समय जो खिचड़ी सरकार बनी थी लेफ्ट फ्रंट की, उसमें वो प्रधानमंत्री बन सकते थे और प्रधानमंत्री बनने का उन्हें मौका भी आया। 2 ऑफर दिए गए, देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, ये सारे नेता जो लेफ्ट फ्रंट के नेता या प्राइम मिनिस्टर की खोज कर रहे थे, उन सब ने ज्योति बसु को ये ऑफर दिया था। ज्योति बसु खुद भी चाहते थे कि ये जो हिस्टोरिक मौका है इसको पकड़ लिया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाला शख्स जो होगा वो पहले शख्स होते कि अगर वो वहाँ पर दिल्ली आकर प्रधानमंत्री पद को स्वीकार कर लेते। लेकिन उनकी पार्टी अड़ गई और उनकी पार्टी ने कहा कि 35-36 जो सांसद हैं उसके आधार पर कोई भी पार्टी अगर प्रधानमंत्री पद को स्वीकारेगी और उस अलायंस का अगर कोर रहेगी तो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा नंबर्स, और इसलिए लेफ्ट फ्रंट ने एक ज्योति बसु का जो प्रस्ताव था और हरिकृष्ण सिंह सुरजीत का जो प्रस्ताव था उसको वीटो कर दिया। और उसमें तमाम नेता थे, अच्युतानंद से लेकर सीताराम येचुरी, ये सारे नेताओं ने उस समय विरोध किया कि ज्योति बसु को ये प्रस्ताव नहीं स्वीकार करना चाहिए। बाद में हालांकि ज्योति दादा ने ये खुद बात ये कही कई सारे इंटरव्यू में कि ये हिस्टोरिक ब्लंडर था सीपीएम का कि उस पद को स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन सीपीएम को लगा कि 35-40 सांसदों के आधार पर वो सत्ता का जो केंद्र है उसको स्टेबल नहीं बना सकते। ये अलग बात है कि बाद में वहाँ से प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी बने। लेकिन ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी के पास जो इस समय सीटें हैं पश्चिम बंगाल से, वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि वो किसी अपोजिशन के फ्रंट को लीड कर सकें और नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकें। और अगर इन सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कुछ राज्यों को जोड़ भी लें, गोवा को भी जोड़ लें, तो वो उनका आंकड़ा जो है वो 35-40 एमपी के आंकड़े से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम पार्टी का 100-125 सीटों के आसपास उनका फिगर होना चाहिए। तो इसलिए ममता बनर्जी का जो सपना है उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो लाइक माइंडेड पार्टियों को इकट्ठा करें और अपने फुटप्रिंट का विस्तार करने के साथ में वो कांग्रेस के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखें, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी है जिसका पूरे देश भर में नेटवर्क है और उनको जो वोट बैंक, उनको जो वोट मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में, वो भी तकरीबन 20% का वोट शेयर उनको मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस बीजेपी को ज़्यादा बेहतर ढंग से फाइट कर सकती है और सिर्फ नेता का चयन अभी ना हो, बल्कि पॉलिसी का चयन हो। किन मुद्दों पर वो बीजेपी को काउंटर करना चाहते हैं, क्या उनके पास ऐसा फुटप्रिंट है, क्या ऐसा उनके पास ब्लूप्रिंट है। जिस तरह से 2013 में नरेंद्र मोदी ने एक विज़न दिया था देश को चलाने का, अच्छे दिन लाने का, उस तरह का उनके पास कोई विज़न है, उस तरह से उनके पास कोई टीम है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये सारी बातें जो हैं, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इम्पॉर्टेंट मायने रखती है, न कि नेता और नेता के नाम पर जनमत संग्रह करना, क्योंकि सिर्फ एक राज्य के आधार पर वो दिल्ली की दहलीज तक नहीं पहुंच सकती। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें